अब संभल हिंसा को लेकर के चाहे जो भी सियासत हो रही हो, लेकिन उसके जो सबूत है वो आपको बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई थी। मुरादाबाद कमिश्नर है आंजनेय कुमार, उनका बयान सामने आया है। सबूत नंबर 1 में आपको ये दिखाते हैं कि पुलिस की गोलियों से मौत नहीं हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देसी तमंचों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रबर बुलेट चलाई गई थी, जिससे नुकसान नहीं होता, किसी की जान तो नहीं जाती। संभल में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सबूत नंबर 2 है। संभल में जो लोग मारे गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि देसी तमंचों से वो कारतूस निकले थे। बॉडी से 312 बोर की गोली मिली, जो कि सिर्फ देसी तमंचों में इस्तेमाल होती है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, ये भी बताया जा रहा है। सबूत नंबर 3 क्या कहता है वो भी समझिए। बवाल की प्लानिंग रातों रात की गई थी। हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे और वो सारे सबूत सीसीटीवी कैमरे से लेकर के वहां पर जो रिकॉर्डिंग हुई है उस सब में नजर आते हैं। पथराव वाली जगह से हथियार मिले हैं, लोगों के घरों से भी हथियार बरामद हुए हैं। उसी के साथ दोनों तरफ से धार वाले हथियार भी बरामद हुए हैं। दंगाइयों की सर्वे रोकने की प्लानिंग थी, जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। सबूत नंबर 4 क्या कहता है? सीसीटीवी में कैद हुए हैं नकाबपोश, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कैद हुए हैं। कैमरे में कैद ये लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं, जो कि हमने आपको कल दिखाया भी था। पत्थरबाजों के हाथ पत्थर थे, मोटे मोटे पत्थर थे, जिससे गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। एक दूसरे पर वो बरसा भी रहे थे, पुलिस को तो मार ही रहे थे। तो ये तमाम सबूत है जो ये बताते हैं कि जो हिंसा हुई वो सुनियोजित थी और पहले से प्लानिंग करके उसको जानबूझ करके भड़काया गया ताकि सर्वे को प्रभावित किया जा सके। तो एक तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत का दौर देखा जा रहा है, तो उधर दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल पर भी सियासत कम नहीं है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस बिल में उनकी रजामंदी नहीं है, वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, तमाम एक विशेष वर्ग का ब्रेन वॉश कर अराजकता फैलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर ऐलाने जंग की ललकार। ईंट से ईंट बजा देने की हो रही बात। संसद से सड़क तक संग्राम। मौलानाओं के भड़काऊ बयान। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। पूरे देश के मौलानाओं के बीच हलचल मच गई। सरकार के फैसले की बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी। दिल्ली, जयपुर, पटना के बाद अब बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया। मौका था सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का, लेकिन वहां के मौलानाओं ने माइक थामा तो सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। देश में अराजकता फैलाने की अपील की जाने लगी, ब्रेन वॉश किया जाने लगा। इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है, वहां के रोड को जाम करना है, वहां जाकर अपना ऐतराज दर्ज करवाना है। तो मेरे दीन के मतवालों, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने अपने अगर आप खुद ये तय कर लें और फैसला कर लें कि हमारी जान चली जाए, हमारा माल चला जाए, हमारी इज्जत चली जाए, लेकिन हम
इस मतीन के चिराग को अपनी जिंदगी अपने सीने के अंदर हमेशा साथ में रखेंगे, हिफाजत करेंगे और जाएंगे तो इस सीने में ईमान की चिंगारी लेकर दफन होंगे। इस पर बात नहीं बनेगी। आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। तो मेरे दीन के मतवालों, ये बतलाओ तुम उसके लिए तैयार हो कि अगर आप खुद ये तहैया कर लें और फैसला कर लें कि हमारी जान चली जाए, हमारा माल चली जाए, हमारी इज्जत चली जाए, लेकिन हम इस चिराग, दीन मतीन के चिराग को अपने जिंदगी, अपने सीने के अंदर हमेशा साथ में रखेंगे, हिफाजत करेंगे और जाएंगे तो इस सीने में ईमान की चिंगारी लेकर दफन होंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिमों को मन से भड़काने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं आग में घी डालने का काम मौलाना अरशद मदनी कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। दिल्ली चलो का ऐलान हो रहा है। सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की जा रही है, लेकिन इस बीच कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। वक्फ में सुधार से आखिर असली परेशानी किसे है? क्या वक्फ में भरोसा करने वालों का संविधान में भरोसा नहीं है? क्या वक्फ के नाम पर कौम को भड़काना सही है? क्या मुस्लिमों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? कोर्ट के फैसले को बेईमान बताने वाले पक्ष में फैसला आने पर चुप क्यों हो जाते हैं? सवाल ये भी है कि क्या वक्फ बिल 2024 पर केंद्र सरकार को धमकी दी जा रही है और ऐसे बयानों से माहौल खराब नहीं होता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो जिसका इनका एक ही काम है, एंटी मोदी प्रोग्राम। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि अड़चन अगर है वक्फ बिल में तो क्या उससे टेंशन बढ़ेगी? वक्फ बिल से कट्टरपंथी मौलाना बौखला गए हैं, यही एक बड़ी वजह है, उलझुल बयान दे रहे हैं। पहले जेपीसी में राय भेजने का प्लान बनाया गया था, गली गली मुसलमानों को भड़काया गया, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, मस्जिदों में QR कोड अभियान चलाया गया, वक्फ संपत्ति छीनने की अफवाह फैलाई गई, मस्जिद और कब्रिस्तान पर खतरा बताया गया कि खतरा मंडरा रहा है। ओवैसी ने भी संपत्ति पर संकट की बात कही। अब मौलाना राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं, बरगला रहे हैं, तुष्टीकरण वाली रणनीति का डर दिखा रहे हैं। मौलाना केंद्र सरकार को भी धमका रहे हैं, एक के बाद एक धमकी दी जा रही है। चक्का जाम, संसद घेराव, इन तमाम चीजों की बात करते हुए मौलाना नजर आ रहे हैं कि विरोध करना है उन्हें, संसद का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करेंगे। ये प्लान वो बनाकर बैठे हैं। रुख मीनाक्षी का करेंगे। और सुरक्षा एजेंसियों की चाक चौबंदी का ही नतीजा है कि देश में आए दिन एक के बाद एक नशे की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। ये नशे की खेप बाजार तक पहुंचने से पहले ही इसे पकड़ लिया जाता है। अब अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नाव से 5.5 टन ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। किस तरीके से ये ड्रग्स उनके द्वारा बरामद की गई है, इस रिपोर्ट में देखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय कोस्ट गार्ड के दल को नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पेट्रोलिंग के दौरान कोस्ट गार्ड के जवानों ने 5,500 किलोग्राम ड्रग्स की खेप पकड़ी। नशे की ये खेप म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव से जब्त की गई। इस नाव का नाम सो वई यानहू है। कोस्ट गार्ड ने प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन के साथ एक पोर्टेबल इनमारसैट सैटेलाइट फोन भी जब्त किया। दरअसल कुछ दिनों पहले अंडमान समुद्र में रोहिंग्या नाव और म्यांमार के कई शिकारी देखे गए थे। इनमें से कुछ पकड़े भी गए। पकड़े गए इन शिकारियों से जब पूछताछ हुई तो नशे की तस्करी से जुड़े कई खुलासे हुए, जिसके बाद अंडमान समुद्र पर बेहद कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, जिसका असर ये हुआ कि नशे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान रूटीन बेस पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उनको एक मछली पकड़ने वाली नाव मिली।
हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया हो। यह ऑपरेशन भारतीय जल क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पकड़ी गई नशे की अब तक की सबसे बड़ी खेप है। इस घटना से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मादक पदार्थों का व्यापार बढ़ रहा है और नई चुनौतियां पेश कर रहा है। वहीं भारतीय कोस्ट गार्ड सीमा सुरक्षा और नशे के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, ये एक्शन इसकी एक वानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के उदयपुर में विश्वराज सिंह के